हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको अजमेर के इतिहास के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड था, इसकी संरक्षक कौन बनी थी। तो आप बताओगे क्या? इन्हीं की माता कर्पूरी देवी इनकी संरक्षक थी। उसके अलावा पिता का नाम मैंने आपको सोमेश्वर बताया, प्रधानमंत्री का नाम केमास या फिर कैलाश या कदम्बवास, या अपन को बहुत सी किताबों में भुवनमल भी देखने को मिलता है। उसके अलावा मैंने इनकी दो उपाधियां बताई थी आपको, राय पिथौरा और दल पंगुल यानी विश्व विजेता के नाम से पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जाना जाता है। और इनका जन्म 1166 में अनिल पाटन गुजरात में हुआ था और मात्र 11 वर्ष की अवस्था में अर्थात 1177 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक भी अर्थात ये शासक भी बन चुके थे। तो अब जैसे पृथ्वीराज चौहान तो मात्र 11 वर्ष की अवस्था में शासक बने, तो शासन का कार्यभार इनकी माता कर्पूरी देवी ने संभाला। लेकिन होता क्या है, एक छोटे राजकुमार को इतने विशाल भूखंड का शासक बना देखकर कहने का मतलब यह है कि विदेशी और जो देसी रियासतों के जो शासक थे वह भी अजमेर के पृथ्वीराज चौहान थर्ड को डिफीट करना चाहते थे। और इस अजमेर के पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने भी जो पास के जो सीमावर्ती जो इलाके थे उनके शासकों से ज्यादा पंगे ले रखे थे। तो मैं एक एक करके अब आपको पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कौन कौन से आक्रमण किए गए उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और आपका अगर कोई भी किसी भी प्रश्न को लेकर डाउट है तो वह कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना ना भूलें। तो किस शासक की चर्चा कर रहे थे अपन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। पृथ्वी राज चौहान पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, कई एक राजकुमार थे, छोटी अवस्था में शासक बन गए थे। तो अगर कोई एक बच्चा या एक कोई छोटा बालक जब शासक बन जाता है तो उसको किन किन से खतरा हो सकता है। तो अपन बात करें इस पृथ्वीराज के ऊपर आए संकट की, संकट या फिर इसी को ही अपन कह सकते हैं खतरा। तो इनको किन किन से खतरा हो सकता है? तो आप बताओगे कि सर इनको तीन चीजों से खतरा हो सकता है। पहले अगर अपन बात करें तो किससे? ये एक छोटे राजकुमार है, मात्र 11 वर्ष की अवस्था में ये भारत के शासक बन जाते हैं। इसी वजह से मैं आपको क्या बता रहा हूं कि राजकुमार थे, इसी वजह से इनके ऊपर संकट या फिर खतरा रहता था। तो खतरा किन से रहेगा? पहले नंबर पे अगर अपन बात करें तो आप क्या बताओगे? साहब घर वालों से। पहला खतरा किससे हो सकता है इंसान को? घर वालों से। दूसरा खतरा किससे हो सकता है? पड़ोसियों से। तो पड़ोसियों के ऊपर भी सोच समझकर ही विश्वास किया करें। पहला खतरा किन से? घर वालों से। दूसरा किससे? पड़ोसियों से। और तीसरा किससे हो सकता है? तो तीसरा बताओगे सर विदेशियों से हो सकता है। इंसान की लाइफ में तीन ही खतरे आ सकते हैं, एक तो घर वालों से आ सकता है, दूसरा पड़ोसियों से आ सकता है, क्योंकि विश्वासघात सबसे ज्यादा घर वाले करते हैं। जैसे अगर शासकों के दृष्टिकोण से अपन देखें तो राजपूताने के इतिहास में लगभग सभी शासकों के जो भाई बंधु वगैरह थे उनके द्वारा लगभग विश्वासघाती किया गया था। तो पहला खतरा घर वालों से हो सकता है, दूसरा पड़ोसियों से और तीसरा किससे? विदेशियों से।
तो मैं एक एक को करके अब आपको ये बताने वाला हूं कि किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किन किन को हराया गया या डिफीट किया गया था। तो घर वालों में अगर अपन बात करें, घर वालों में मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर अपन घर वालों में बात करें तो जब मैंने आपको अर्णोराज चौहान के बारे में बताया था कि अर्णोराज जो चौहान था इसकी एक रानी आती है मरोट की, जो राजकुमारी आती है सुधवा, और दूसरी आती है गुजरात की जो चालुक्य राजकुमारी आती है कांचन देवी। तो सुधवा से जो मरोट की जो जुइया राजकुमारी थी सुधवा, उस सुधवा से दो पुत्र पैदा हुए। किसको? अर्णोराज चौहान को। एक का नाम था जगदेव चौहान और दूसरे का नाम था विग्रहराज चतुर्थ, जिसको अपन बिसलदेव भी कहते हैं। तो जो विग्रहराज चतुर्थ थे, उस विग्रहराज चतुर्थ के भी मैंने आपको दो पुत्र बताए थे। एक का नाम था अपरगांगे और दूसरे का नाम था नागार्जुन। तो जैसे ही सोमेश्वर का पुत्र ये पृथ्वीराज चौहान शासक बनता है, तो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अपरगांगे और नागार्जुन के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। तो आप क्या लिख सकते हो? इसके द्वारा अपरगांगे व नागार्जुन का दमन किया गया। तो इनके पृथ्वीराज चौहान के द्वारा अपने ही चचेरे भाई जो विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र थे अपरगांगे और नागार्जुन, इनका इन्होंने दमन कर दिया। किसने? पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने। आगे अगर अपन बात करें तो एक और जाति आती है भंडानक जाति। तो इसके द्वारा भंडानक जाति का दमन भी 1182 ईस्वी में किया गया। अर्थात आप ये लिख सकते हो कि इसके द्वारा ये जो भंडानक जाति थी इसका दमन भी किया गया था। किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के द्वारा। तो घर वालों में इसने अपरगांगे और नागार्जुन को डिफीट किया और जातियों में इसने भंडानक जाति को 1182 ईस्वी में डिफीट कर दिया। तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने जो नजदीकी करीबी थे अपरगांगे और नागार्जुन, इनका तो क्या कर दिया, मामला सेट। अब आती है पड़ोसियों पे बात। तो पड़ोसियों में कल भी मैंने आपको इनके विभाग को लेकर बताया था कि कन्नौज के शासक जयचंद्र गेड़वाल और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में आंकड़ा किसका था? 36 का। अर्थात ये एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते थे। और दशरथ शर्मा और अन्य इतिहासकारों का ये मानना है कि इनके बीच में ये जो आंकड़ा था, अर्थात इन दोनों शासकों के बीच में जो शत्रुता थी उसका मुख्य कारण माना जाता है महोबा का युद्ध। क्योंकि महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को ऐसा लगा था कि इस कन्नौज के शासक जयचंद्र गेड़वाल के द्वारा जो चंदेल शासक था परमर्दिदेव चंदेल, उसका साथ दिया गया था। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पहले इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं पड़ोसियों की। तो पड़ोसियों के साथ में कैसा संपर्क था इसका, किसका? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। और विदेशियों से संपर्क के बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपको घर वालों के बारे में और पड़ोसियों के बारे में बताऊंगा। तो जैसे बात करें अपन अजमेर के शासक, अजमेर, तो अजमेर के शासक कौन थे? शासक, तो शासक कौन? वही पृथ्वीराज चौहान
थर्ड, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इधर अगर अपन बात करें समकालीन गुजरात के शासक की, तो गुजरात के शासक का नाम क्या आता है? गुजरात के शासक का नाम आता है भीमदेव द्वितीय। समकालीन अगर अपन कन्नौज की बात करें, समकालीन अगर अपन कन्नौज की बात करें, कन्नौज, तो जो कन्नौज था, इस कन्नौज के अगर शासक की बात करें तो शासक कौन आते हैं? जयचंद गेड़वाल। गेड़वाल। तो इधर अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, समकालीन गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड और समकालीन कन्नौज के शासक कौन थे? जयचंद गेड़वाल। और बात करें अपन इन्हीं के समकालीन महोबा शासक, महोबा शासक, और महोबा के शासक का नाम क्या था? परमर्दी देव चंदेल। और इसके दो सेनापतियों में आप एक नाम बताओगे आल्हा का, और दूसरा नाम बताओगे आप उदल का। वैसे आल्हा और उदल की, जैसे ये मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है, यहाँ पे काफी वीर गाथाएं सुनाई जाती है। और इस उदल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये आज भी जिंदा है। जैसे महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा जीवित थे, उसी मतलब उसी कहावत के आधार पर, या उसी अगर अपन ऐतिहासिक या किंवदंतियों के आधार पर माने, तो ऐसा माना जाता है कि ये उदल आज भी हिमालय के क्षेत्रों में भ्रमण करता रहता है और आज भी जिंदा है। तो अब मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा। अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड, कन्नौज के शासक कौन? जयचंद्र गेड़वाल, और महोबा के शासक कौन? परमर्दी देव चंदेल। और इस परमर्दी देव चंदेल के दो सेनापति, एक का नाम आला और दूसरे का नाम उदल। और इधर आबू की बात करें, माउंट आबू सिरोही की, माउंट आबू, और माउंट आबू कहां पे पड़ता है? सिरोही में, सिरोही। और सिरोही में एक राजकुमारी आती है, और राजकुमारी के अगर नाम की बात करें तो नाम मिलता है उनका अपन को इच्छिणी देवी। यानी माउंट आबू की एक राजकुमारी थी इच्छिणी देवी। अब आप इसको समझने का प्रयास करना, मैं क्या बता रहा हूं आपको कि ये जो जयचंद्र गेड़वाल था, इसके भी एक पुत्री थी, और पुत्री का नाम क्या था? संयोगिता। संयोगिता। अब मैंने कल की क्लास में आपको ये बता दिया था कि कैसे और किस प्रकार से इसका विवाह हो जाता है। तो अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान का विवाह किससे हो जाता है, लेकिन अपन विवाह करवाएंगे बाद में। उससे पहले मैं आपको एक युद्ध के बारे में बता देता हूं। तो होता क्या है, ये जो महोबा के शासक थे परमर्दी देव चंदेल, इसके साथ में इस पृथ्वीराज चौहान का क्या होता है? युद्ध। क्या हुआ? दोनों शासकों के मध्य में युद्ध। और युद्ध कब हुआ? 1182 ईस्वी में। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय और महोबा के शासक, महोबा मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी के जो शासक थे, एमपी के जो शासक थे परमर्दी देव चंदेल, इनके सेनापति आला एंड उदल के द्वारा युद्ध किया जाता है। किसके साथ में? पृथ्वीराज चौहान के साथ में। लेकिन इस युद्ध में परमर्दी देव चंदेल को हार का सामना करना पड़ता है, और इस महोबा, जिसको अपन तुमुल का युद्ध भी कहते हैं, इसमें इस पृथ्वीराज चौहान को क्या मिली? विजय मिली। विजय मिली। और महोबा के शासक परमर्दी देव चंदेल को इस युद्ध में हार का सामना
करना पड़ा। फिर आगे क्या हुआ, ये जो पृथ्वीराज चौहान था, इस पृथ्वीराज चौहान का ये मानना था कि इस महोबा के युद्ध में, ये जो महोबा का युद्ध हुआ था, इस महोबा के युद्ध में किसने साथ दिया था इस परमतिदेव चंदेल का? जयचंद्र गेड़वाल ने। अर्थात इस पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इस बात का शक किया गया कि जो संयोगिता के जो पिताजी हैं जयचंद्र गेड़वाल, इनके द्वारा इस परमतिदेव चंदेल का साथ दिया गया था। तो और दूसरी बात क्या थी कि ये पृथ्वीराज चौहान इस संयोगिता से क्या करता था? प्रेम करता था, और ये जयचंद्र गेड़वाल इससे नफरत करता था। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि इन दोनों के बनती नहीं थी, लेकिन इस पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? इस संयोगिता के साथ में क्या कर लिया? विवाह कर लिया। क्या कर लिया? विवाह। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या कर रखा था? महोबा के शासक से भी पंगा ले रखा था, इधर कन्नौज के शासक से भी इसका पंगा था, और आगे अगर अपन बात करें गुजरात के शासक की, तो इससे क्या मामला था इसका? तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि माउंट आबू जो सिरोही में पड़ता है, यहाँ की एक राजकुमारी थी इच्छिणी देवी, और ये जो इच्छिणी देवी थी ये किससे प्रेम करती थी? पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन ये गुजरात का जो भीमदेव सेकंड था, ये भीमदेव सेकंड प्राप्त किसको करना चाहता था? इस इच्छिणी देवी को। तो ये इच्छिणी देवी किसको चाहती थी? ये इस पृथ्वीराज को चाहती थी। तो इस इच्छिणी देवी और इस पृथ्वीराज का भी क्या हो गया? आपस में विवाह। तो इस भीमदेव जो ये सेकंड था, ये जो भीमदेव सेकंड था गुजरात का शासक, ये भी इस विवाह से क्या था? नाराज। अर्थात इस पृथ्वीराज चौहान ने अपने आसपास पंगे ही पंगे ले रखे थे। तो आप इसको दोबारा से देखना, बार बार रिपीट करके देखना, तो इससे क्या है, आपको ये स्टोरी के माध्यम से सारा मामला समझने में आ जाएगा। तो एक बार एक प्रश्न पूछा भी गया था कि जब अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का शासन था, उस समय गुजरात के शासक कौन थे? तो उनका नाम था भीमदेव सेकंड। और यह भी कई बार पूछा जाता है कि भीमदेव सेकंड के द्वारा ही पहली बार मोहम्मद गोरी को भारत में हराया गया था। तो भारत में मोहम्मद गोरी को हराने वाला पहला शासक कौन था? गुजरात का शासक भीमदेव सेकंड। ये मैं आपको मिडाइवल हिस्ट्री में बता चुका हूं। और इस भीमदेव सेकंड की जो संरक्षक थी वह इन्हीं की माता कौन थी? इन्हीं की माता, क्या नाम है उनका? इनकी माता का नाम मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो इनकी माता का नाम था नयिका देवी। नयिका देवी। तो ये भी कई बार पूछा तो नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है कि गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड की संरक्षक कौन थी? तो इन्हीं की माता जो नयिका देवी आती है वो इनकी संरक्षक रही थी। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगली क्लास में जो तराइन का पहला युद्ध है और जो तराइन का सेकंड युद्ध है उसकी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।